अभी आप किसानों को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? उनके जो प्रश्न आते हैं उनको फ़ोन करते हैं, उनको मान लीजिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए आपको। हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो एज ए 10+2 के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? इसमें आपकी कई ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे टेरेस गार्डन कर रहे हैं हम, तो उसके कुछ फाइनेंशियल भी हम कुछ कर सकते हैं उससे? कटिंग करके 10-5 पौधे हैं या कोई किटी पार्टी हो, उसमें जाके रख देते हैं भी ₹50, ₹60, ₹70। यदि घर में है तो सोशल मीडिया में वो डाल देते हैं और उनके ऑनलाइन बिकने शुरू हो जाते हैं। तो हम इस फील्ड में हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप। जैसे कि नर्सरी मैनेजमेंट करो आप, आपकी पॉली हाउस मैनेजमेंट हो सकती है, नेट हाउसिंग है। अभी पेस्टिसाइड का बहुत सारे हार्मफुल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। कैंसर ही कैंसर की, ये क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हमारी ये पेस्टिसाइड का यूज़ एक्सेस होने का भी एक कारण है। भैया आप एक हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हैं, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में बताइए थोड़ा। जैसा कि आपने बताया है, बीइंग ए एक्सपर्ट, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक ऐसा विषय है जो बहुत ही वाइड है। इसमें आप फ्रूट साइंस भी आ सकता है, इसमें आपकी वेजिटेबल ग्रोइंग भी है, इसमें लैंडस्केपिंग और फ्लोरिकल्चर भी है। और तीनों ब्रांचों को लगा के वाइड विषय है ये। इसमें अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से एग्रीकल्चर का ऐसा सेक्टर है जो आज के टाइम में बूमिंग है और आने वाले टाइम में इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ेगा। आप हॉर्टिकल्चर में आपने अभी तक क्या-क्या करके रखा है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए? जैसे कि हॉर्टिकल्चर विषय मेरा है और मैं लैंडस्केपिंग के हिसाब से और फ्लोरिकल्चर के हिसाब से लोगों को अवेयर भी करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ और किसान लेवल पे उनको जो बागवानी का विषय है, फ्रूट साइंस में जैसे कि बाग लगाने हैं, फ्रूट प्लांट्स के, उनके बारे में अवगत कराता हूँ। उसके रिगार्डिंग इनपुट्स देता हूँ उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करते हैं कि कैसे आपने किस टाइम पे लगाने हैं और किस समय पे लगाने हैं और क्या-क्या इसमें इनपुट्स डालने हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो बिज़नेस के हिसाब से इसको ग्रो कर सके। क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर पुराना ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं रहा। ये आजकल एग्री बिज़नेस है और बिज़नेस में जैसा आपने पता है कि बिज़नेस में हमेशा आपको आगे बढ़ के डेडिकेटली काम करना है, तभी इसमें आपको मुनाफ़ा होगा। जो हॉर्टिकल्चर है उसका अभी मॉडर्न रूप क्या है? हाँ, जैसे कि ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि मॉडर्न रूप में जो हमारा ट्रेडिशनल पार्ट था, पहले हमारे दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी करते थे, अब अलग हो चुका है। अब ये बिज़नेस हो चुका है। पहले क्या थे, हम ट्रेडिशनल लगा दिया, कोई फ्रूट आया या कोई आपकी सब्ज़ी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अब ये बिज़नेस का रूप इसलिए धारण करके हमने शुरू से लेके आखिर तक उसकी वैल्यूएशन भी करनी है, कॉस्टिंग भी निकालनी है और उससे प्रॉफ़िट भी लेना है। ये पॉसिबल तभी है जब उसको बिज़नेस के रूप में हम लेंगे। जैसे कि आपने पहले क्या था कि बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान हो गया, आपकी क्रॉप खराब हो गई। अब इसका रूप क्या हो गया, पॉली हाउसिंग आ गई, नेट हाउसिंग आ गई। आप बेमौसमी सब्जी, बेमौसमी फूल, वो भी आप उसमें कवर्ड फार्मिंग में कर सकते हो। नेट हाउस में लगा सकते हो, सब्जी लगा सकते हो जैसे कैप्सिकम है, ठीक है? आपके फलार है, जिरेनियम है, ऐसे-ऐसे बेमौसमी आप पैदा कर सकते हो ताकि सारा साल फार्मर को बिज़नेस बनता रहे और मार्केट में सप्लाई होता रहे। बेमौसमी मीन्स उस मौसम की वो फसल नहीं है। उस मौसम की यदि आप ओपन में लगाओगे ना, तो मौसम का उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस मौसम में वो फल फूलती नहीं है। लेकिन एक कवर्ड आपका नेट हाउसिंग है, जैसे कि आपकी पॉली हाउसिंग है, आपने देखा होगा डोम सब टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है, तो उस सीज़न में ना होते हुए भी उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है और मुनाफ़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। यदि मार्केट में आपकी डिमांड है और सप्लाई आपके पास नहीं है, तो रेट ज़्यादा मिलेंगे। फिनोमिनन यही होता है। तो इसीलिए उसको क्यों प्रॉफ़िटेबल है, जो आदमी खुद डेडिकेटली करता है, आज कवर्ड फार्मिंग जो नेट हाउसिंग है, पॉली हाउसिंग है, आज बेनिफिशियल फार्मर के लिए है। अभी एक जो नया कंसेप्ट है किचन गार्डन है, टेरेस गार्डन है, ये इसी मॉडर्न गार्डन का एक रूप है ये और इसके फ़ायदे क्या हैं? हाँ,
जैसे किचन गार्डनिंग आपने दिया, टेरेस गार्डनिंग दिया, जैसे मैंने पहले बताया वो फ्लैट सिस्टम आ गया, तो इसमें जगह की कमी हो गई है। पहले किचन गार्डनिंग में क्या करते थे, हमारा मान लिया ज़्यादा घर के पीछे जगह रह गई है, आगे रह गई है, उसमें हम लगा सकते थे। अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में हम सीमित रह गए हैं फ्लैटों में। तो अब फ्लैटों के एक ही ऑप्शन है, या तो टेरेस है, आपकी बड़ी लॉबी है उसमें टेरेस गार्डन बना सकते हो, वर्टिकल गार्डन बना सकते हो। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आज के समय में, इन फ्लैट सिस्टम में अब अकेलापन हो गया है। जैसे मियाँ बीबी जॉब पे है और उस घर में आपके पास बूढ़ी माँ है या बाप है, वो सारा दिन क्या करेंगे, क्योंकि उनका सर्कल टूट चुका है। पहले गाँव में वो बैठते थे, हँसी मज़ाक करते थे, कुछ गीत गाते थे अपने सहेली और उनके दोस्तों के साथ, वो अब छूट चुका है, ये भाग-दौड़ की ज़िंदगी में। अब यहाँ आके हमने उनको ले तो आए, लेकिन उनकी अंदर की भावना जो पहले थी, उस भावना को शेयर करने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे में पौधे एक उनका सबसे बड़े साथी है। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये इंडोर प्लांटेशन है या आउटडोर प्लांटेशन है, टेरेस गार्डन है आपके, ये आपके अकेलेपन को दूर करते हैं, डिप्रेशन को दूर करते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आप किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी अकेले बंदे को 20 पौधे उसको दे दो कि आप आपने इसकी खुदाई करनी है, पानी देना है, इनकी देख-रेख करनी है। आप उसके 2 महीने में रिज़ल्ट देखना। वो कितना खुश नज़र आएगा आपको, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो उनके साथी बन जाते हैं। कोई थोड़ा मुरझा जाता है तो उस पे सोचने लग जाता है, भई ये पौधा क्यों मुरझाया है? मैंने तो इतने दिन हो गए सेवा कर रहा हूँ। तो वो उसके संगी बन जाते हैं और उनका डाइवर्जन हो जाता है और एक अकेलेपन को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है। ये एक रेमेडी है। ये कहते हैं ना ऑर्गेनिक, ये एक है ना नेचुरल रेमेडी है, प्लांटेशन। जैसे टेरेस गार्डन कर रहे हैं हम या फिर किचन गार्डन कर रहे हैं, तो उसके कुछ फाइनेंशियल भी हम कुछ कर सकते हैं उससे, या फिर जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ हैं, उससे कुछ अर्निंग का भी सोच सकते हैं। श्योर, ये बिल्कुल आपने सही बात बताई। क्योंकि ये तो है ही एक भी अकेलापन तो दूर करते ही है। अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, और जितने भी बड़े-बड़े शहरों में और इवन लोकल शहरों में जो पौधे उगाती है ना गृहिणियाँ, वो आजकल क्या करती है कि उसको डेवलप करती है। ऐसे-ऐसे पौधे हैं जो कटिंग से हो जाते हैं और प्योर पानी में हो जाते हैं, उसके सॉइल मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें एक प्रोफ़ेशन भी बन गया, साथ में उसको फ़ाइनेंशियल अर्निंग भी होनी शुरू हो गई। वो क्या करते हैं, कटिंग करके 10-5 पौधे हैं या कोई किटी पार्टी हो, उसमें जाके रख देते हैं भी ₹50, ₹60, ₹70, वो थोड़ा मार्जिनल सा रेट रख देती है। वो जो किटी पार्टी में 10-20 पौधे लेके आते हैं, वो सेल आउट हो जाते हैं, उसका खर्चा निकल जाता है। और जब जो घर में है, किटी पार्टी से अलग भी, यदि घर में है तो सोशल मीडिया में वो डाल देते हैं और उनके ऑनलाइन बिकने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आपका पॉजिटिव पॉइंट है। भी हम पौधों के साथ दोस्ती करके एक अर्निंग भी कर रहे हैं और अपने जो वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स आस-पास आपके लगाते हो, वो मैक्सिमम एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं। घर में जहरीली गैसों को, जैसे पेंट की कोई स्मेल आती है, कोई डस्ट है, उन पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको शुद्ध कर देते हैं। ये भी एक नेचुरल रेमेडी है भी। हर घर में कम से कम 10-12 पौधे इंडोर होने चाहिए, कमरे के हिसाब से और उसकी लाइटिंग के हिसाब से, क्योंकि लाइटिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो मैं इंडोर पौधों की बात कर रहा हूँ, ये शेडी प्लांट होते हैं। इनको नेचुरल डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इनको लाइटिंग चाहिए, जो अपनी नॉर्मल लाइट होती है, उससे आपका फोटोसिंथेसिस ही कर सकते हैं और उससे ही इतनी ग्रोथ होती है। अभी विदिन 1 मंथ में आप इनमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओनली वाटर मीडिया में, जैसे सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, आपका सेंसिविरिया हो गया। तो इस तरह के बहुत से प्लांट हैं जो आपको अर्निंग भी देते हैं, एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं। आम के आम, अंगूठियों के दाम, ये वही बात हुई। तो इसमें जो प्लांट सिलेक्शन होता है, तो प्लांट सिलेक्शन के लिए आप कोई भी प्लांट लगा लो, या कोई स्पेसिफिक प्लांट सिलेक्शन होना चाहिए कि टेरेस गार्डन में आप या किचन गार्डनिंग में जो हमें प्लांट लगाने हैं वो स्पेसिफिक यही लगाने हैं? बिल्कुल, स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंडोर प्लांट, उनकी एक अपनी कैटेगरी है। तो इंडोर प्लांट हम इंडोर ही लगा सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको थोड़ी-सी लाइट की ज़रूरत होती है, उसमें अच्छा ग्रोथ करते हैं। अब मैं टेरेस पे आपको मान लिया बालकनी में लगाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड
ये करूँगा कि वहाँ पे जो सेमी शेडेड प्लांट की बजाय तो जो धूप में उसको 2-4 घंटे धूप की ज़रूरत, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो लगाए जाते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं हम, वही बताते हैं। और टेरेस गार्डन पे क्योंकि एक ज़्यादा हैवी नहीं लगा सकते क्योंकि छत होती है, तो उसके वज़न के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से और जो रूट बढ़ती है उसके हिसाब से कितनी मिट्टी चाहिए और आपका सुंदर लगे, ऐसे पौधों का सिलेक्शन करते हैं ताकि सुंदर भी लगे और आपकी छत पे भी नुकसान ना हो और आपको एक धीरे-धीरे आपको ऐसी महसूस होने लग जाए आपको कि मैं किसी नेचुरल गार्डन में ज़मीन पे बैठा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। टेरेस गार्डन हो या आपका बालकनी में हो या वर्टिकल गार्डनिंग हो या इंडोर हो। आज के सिनेरियो के हिसाब से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो उसके हिसाब से अभी जो किचन गार्डन है, टेरेस गार्डन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग अपने अपने घर में प्लांटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया आज के सिनेरियो को देख के। देखो, आज ग्लोबलाइज़ेशन में भाग-दौड़ है और जहाँ पे भी है ना किसी के पास टाइम नहीं है। जो भी जाएगा, जो किचन गार्डन करता है उसके पास एक स्कोप है। स्कोप क्या है कि मैं अपना ऑर्गेनिक उगा सकूँ। ऑर्गेनिक मतलब मेरा यहाँ पे भी पेस्टिसाइड फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री। वो कम से कम ज़्यादा जगह नहीं है। आपका धनिया, पालक ऐसी चीज़ तो जो चटनी बनाने में काम आ जाए, ऐसी चीज़ तो उगा सकता है। और उसके लिए उसको ना खाद की ज़रूरत है, ना किसी उसकी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। कम से कम अपने लिए इतना वो उगा सकता है और यही ज़रूरी है। क्योंकि हम धीरे-धीरे हम मंडी में जाते हैं, उस पे क्या स्प्रे किया हुआ है, कितना पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ है, किसी को नहीं पता होता। कम से कम शुरुआती तौर में इस कांसेप्ट में हम ये कर सकते हैं, हम पालक है, धनिया है, मेथी है, ठीक है, पुदीना है, इस टाइप की आपकी ये तुलसी हो गई, इस टाइप के पौधे लगा के हम कम से कम शुरुआत कर सकते हैं उसमें भी हम पेस्टिसाइड फ्री कुछ फूड तो हम तैयार कर लें। हॉर्टिकल्चर फील्ड में जो एज ए 10+2 के बाद जो बच्चे या फिर जो एज ए लुकिंग फॉर दिस फील्ड, तो उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, इन गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शंस हैं? जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल के बाद जब +2 पास करता है बच्चा, तो उसके बाद 2 ही चीज़ ज़्यादा ज़हन में रखते हैं, या तो वो डॉक्टर लाइन है, कि मैंने डॉक्टर बनना है या फिर वो कहते हैं भी मेरे को इंजीनियर बनना है। लेकिन इसके साथ-साथ मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये सबसे बेहतर फ़ील्ड है, यूनिक फ़ील्ड है, जो एग्रीकल्चर में बोल रहा हूँ। इसमें आपकी कई ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडर है, जो नई-नई ब्रीड आती है, आपकी वैरायटी आती है फसलों की, प्लांट ब्रीडिंग में बहुत बड़ा स्कोप है। गवर्नमेंट के साथ-साथ जैसे साइंटिस्ट है, प्रोफ़ेसर है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, ये सब गवर्नमेंट एस्पेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट में सभी स्टेटों में इसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ़िसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफ़िसर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशलिस्ट, मैटर स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह की है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी जॉब है एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट उसमें एलिजिबल है। इवन आईएएस, आईपीएस की जो यूपीएससी की तैयारी करता है, इसमें सबसे बेनिफिट ये है जो एग्रीकल्चर के थ्रू इंटर करता है, वहाँ कंपटीशन कम है, बीइंग ए प्रोफेशनल डिग्री। ये भी एक ज़रिया है, जो बच्चे जिसका करियर उन्होंने करना है भी मैंने यूपीएससी क्रैक करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की स्टडी करो और इसके तहत स्पेशलाइज़ेशन में जाओ, तो आपके स्कोप जर्नल की बजाय यहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि एक स्पेशलाइज़ेशन फ़ील्ड है, जैसे एमबीबीएस वाले एंटर करते हैं, इसी प्रकार वेटरनरी सर्जन है जो वो एंटर करते हैं, इसी प्रकार एग्रीकल्चर में भी आप यूपीएससी में जा सकते हो, हाईएस्ट पोस्टों पे जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्टर लेवल की है, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल की है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये बहुत सी हर स्टेट में ये जॉब है, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एग्रीकल्चर से करते हैं। तो इसके साथ-साथ आप प्राइवेट फर्मों में आओ, जितने भी सीड डेवलपमेंट कंपनी हैं, नए-नए सीड आ रहे हैं, जितने भी एग्री इनपुट्स कंपनियाँ हैं, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है और बहुत अच्छे स्कोप है। जैसे मैंने बोला प्लांट ब्रीडर, जो प्राइवेट कंपनी है, विदेशी कंपनी है, देसी कंपनी है, प्लांट ब्रीडर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि भई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुन के बच्चे को ये नहीं देखना पड़ता कि मेरे पास आगे क्या नहीं होगा।
क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? नहीं है। हर अब ऑप्शन दिखता है। हर ऑप्शन है उसके पास, हाँ। बशर्ते वो डेडिकेटली हम्म। मन लगा के उस अध्ययन को कंप्लीट करे। ऐसा नहीं है, कई पोस्टें ऐसी होती है, अभी बीएससी ऑनर्स के लेवल पे होती हैं, कई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, कई आपकी डॉक्टरेट लेवल पे होती है पीएचडी करने के बाद। वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा अपना टारगेट बना के क्या चलता है। लेकिन ये श्योर है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरल आर्ट कर लिया आपने, कोई और सब्जेक्ट से कर लिया, उसमें सोबर सोचना पड़ता है। ये ऐसी फील्ड है, बूमिंग फील्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने को सबको चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू सबको चाहिए, तो स्कोप तो कम होगा ही नहीं, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस पे सोचने का, मंथन करने का कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, अपना गोल सेट करो, अपॉर्चुनिटी अपार है। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हाईएस्ट पोस्ट क्या है अभी? क्लास वन की बहुत पोस्टें हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप की है, डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो क्लास वन की है। यदि अलाइड उसमें चले जाओ, आप किसी में वेयर हाउसिंग में जाओ, हैफेड है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है परचेज करती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, जो प्री हार्वेस्ट आपको डेवलपमेंट में आता है, पोस्ट हार्वेस्ट जैसे आपको फूड ग्रेन का प्रिजर्वेशन करना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है। यानी कि इतने ब्रांचें हैं, इतने डिपार्टमेंट है, तो आपको कमी नहीं है कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब की। अभी जैसा देखा जाता है कि लोगों को एग्रीकल्चर में कम इंटरेस्ट है, जो यंग जनरेशन है उसको। देखो, इंटरेस्ट की बात ये है कि प्लस टू के बाद, जैसे मैंने पहले बताया अभी, एक तो मेडिकल दिखता है, एक नॉन मेडिकल दिखता है, इंजीनियर और डॉक्टर। लेकिन कितने बनते हैं? यदि हम मीडियोकर फैमिली की बात करें, तो हमारा गोल बस एक ही सेट है। बच्चे, पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं 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 आप मेडिकल की तैयारी करो, नहीं 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 आप आईआईटी की तैयारी करो, ये होता है। लेकिन मेरा मानना है, यदि प्लस टू के बाद बच्चे को आप गाइड करो, उसको थोड़ा समझाओ, काउंसलिंग कर दो ना, तो बच्चा वहाँ जाने की बजाय इसको प्रेफर करेगा। क्योंकि बच्चे का माइंडसेट एक जगह करना, बार बार एक चीज़ को रिपीट करोगे, वही आपके माइंड में घर कर जाती है। मेडिकल आईआईटी, मेडिकल आईआईटी, डॉक्टर आईआईटी, ये चीज़। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ऐसी फील्ड है, इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं है। बच्चे को एक बार समझ में आ जाते हैं ना, इतना परफॉर्म करता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जिसका कीन इंटरेस्ट हो गया, इतनी बड़ी आपको स्टडी में आप इतने बड़े रिसर्च कर सकते हो, आपके पास अपार संभावनाएं हैं, कोई बाउंड्री नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे भी। और आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमएनसीज है या प्राइवेट फार्म्स हैं, उनमें बहुत रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में। अब भी है, आने वाले टाइम में स्कोप और बढ़ेगा। जैसे आपने बोला कि जब बच्चे निकल रहे हैं तो या तो डॉक्टर सोच रहे हैं या फिर इंजीनियर सोच रहे हैं, पेरेंट्स उनको बताएं कि ये भी फील्ड है। लेकिन हम नवोदय के बारे में देखें तो हम तो सब ऐसी फैमिली से आते हैं कि कई बार हमारी फैमिली में एजुकेटेड नहीं होते, या फिर बोले वो पढ़े नहीं होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो उनके लिए क्या हो सकता है कि उनको इस फील्ड के बारे में पता चले? देखो, ये बात सही है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। तो इस लेवल में बीइंग ए नवोदयन, हमारा दायित्व बनता है कि हम स्कूल लेवल पे या अपने स्टेट लेवल पे कुछ एलुमनाई के हेल्प से एक ऐसा करियर काउंसलिंग का ऑर्गेनाइज करवाएं, हाँ, कैरियर ड्राइव हाँ, काउंसलिंग ड्राइव टाइप। करवाएं, ताकि उनको हर फील्ड के स्कोप के बारे में बताया जाए। क्योंकि आर्ट का अपना स्कोप है, ह्यूमैनिटी का अपना स्कोप है, एग्रीकल्चर का अपना स्कोप है, ठीक है, नॉन मेडिकल का अपना स्कोप है, मेडिकल का अपना स्कोप है। किसी भी फील्ड में संभावनाएं कम नहीं है, बशर्ते बच्चे को उसको गाइड करने की है। अब जो खेल रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ खो खो का, लेकिन मैं फील्ड रिवर्ट कर ली क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम्म। तो आपका यहाँ पे हम इन चीज़ों से निकल चुके हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं, तो बीइंग ए नवोदय हमारा फर्ज है कि इस तरह की एक्टिविटी हमने नवोदय लेवल पे करनी चाहिए, ताकि प्लस टू से निकलने से पहले बच्चे को ये माइंड सेट हो जाए कि भी मैं इस लेवल का, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने इस फील्ड में जाना है, इसकी ये संभावनाएं है। जब तक आप उसको संभावनाएं नहीं बताएंगे ना, आप कितना ही बूमिंग सब्जेक्ट हो, बच्चा उसको कैच नहीं करेगा। इसलिए हमारा फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग के ऐसी ड्राइव चलती रहनी चाहिए, ताकि उनको, बच्चों को भविष्य सुनिश्चित हो सके। कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर वो किसी प्राइवेट जॉब में है,
तो पार्ट टाइम भी इसमें पॉसिबिलिटी है हॉर्टिकल्चर में? बिल्कुल। जो आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है या किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, तो उसके पार्ट टाइम जॉब का भी एक ऑप्शन है, जो मतलब इन द सेंस ऑफ फुल टाइम ना होके आप है ना अपने 5 बजे के बाद जो भी टाइमिंग सिस्टम है, 4 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप थोड़ा सा टाइम यदि इस पर डिवोट करो, जैसे नर्सरी मैनेजमेंट है, पॉली हाउस मैनेजमेंट है, कंसल्टेंसी है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है, इनमें आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। जैसे 5 डे वीक है, सैटरडे संडे को आप कर सकते हो। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। आज अर्बनाइजेशन में ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए, प्रोफेशनलिस्ट चाहिए, जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि फुल टाइम ये जॉब प्रोफेशनलिस्ट रखेंगे तो 80-90 हज़ार से कम नहीं मिलने वाला। और जो ये फर्में हैं, जैसे कि रियल एस्टेट वाली फर्में हैं, फार्म हाउसेज़ है, आपकी छोटे-छोटे आपके होटल्स हैं, इनको चाहिए पार्ट टाइम, जो उनके वर्करों को गाइड कर सके, उनको जानकारी दे सके भी क्या इनपुट डालने हैं, किस टाइम इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो कैसे प्रूनिंग करनी है, इस तरह की टेक्निकली जो बातें बता सके, ये पार्ट टाइम वालों को प्रेफ़र करते हैं और और एक उन पे पार्ट टाइम थोड़ा, का स्कोप है। हाँ, थोड़ा उनको फाइनेंशियल बर्डन भी कम बर्डन पड़े, भी कम पड़ेगा। क्योंकि पार्ट टाइम होगा तो वो बिल्कुल। जितने समय जाएगा उतने, और जब उनको सर्विस चाहिए तब बुलाएंगे वो। बुलाएँगे, जैसे तो फोर्टनाइटली कर ली, हम्म। मंथली कर ली, तो उसी के हिसाब से वो मैनेज करेंगे, इसी हिसाब से वो इनपुट अपने उनको बताएँगे, इसी हिसाब से उनका काम चलता रहेगा। देखो, पार्ट टाइम जॉब भी हो गई और ओनर का काम भी हो गया। आजकल ये कंसेप्ट बहुत चला हुआ है, फ्रीलांसिंग टाइप का ऐसे फ्रीलांसिंग टाइप। सोच सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सोशल हाँ। एस्पेक्ट भी हो सकता है हम्म। इसमें। ये आपने पार्ट टाइम कर लिया, कुछ ग्रुप जॉइन कर सकते हो फार्मर के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड कर सकते हो। ये एक सोशल एस्पेक्ट हो गया। आपके कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उनमें अपनी पोस्ट डाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक कलर ऑफ द डे के नाम से ब्लॉग करता हूँ, पिछले 6 साल से एफबी पे। वीकली एक पोस्ट डालता हूँ, स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में, क्रीपर्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग या फिर बागवानी के बारे में। वीकली व्हाट्सएप पे वो डालता हूँ। तो इतने फॉलोवर है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी आती है, उनके निदान फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाते हैं। मेरा पैशन पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं सोशल एस्पेक्ट में सभी को ये बताऊं भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के तो है ही है। आप इसको अपने घरों में लगाएंगे, आप अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है कि मैं वो ब्लॉग डालूं कलर ऑफ द डे के नाम से, तो सभी इसको लाइक करते हैं। ये आपका सोशल एस्पेक्ट हो गया है। अभी आप किसानों को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत से फार्मर का प्लेटफॉर्म है। मैंने कम से कम भी 10-12 ऐसे ग्रुप है, जो फार्मर ही है, उसमें स्पेशलिस्ट है। तो उसमें हम उनके जो प्रश्न आते हैं, उनके निदान कैसे करना चाहिए, कैसे हमने उसको इनपुट देने चाहिए, वो देते हैं, वो हेल्प करते हैं, फ़ोन करते हैं। उनको मान लीजिए कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए आपको, जैसे पौधे लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक, आपको क्या-क्या ज़रूरत है, कितना स्पेस होना चाहिए बाग में। आपका लैंडस्केपिंग करना है तो आपने जैसे ग्रास लगाना है, वो कैसे लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, क्या उसका स्लोपिंग पैटर्न होगा। आपने फ्लावर वाले पौधे लगाने हैं, भी एनुअल फ्लावर जो विंटर के कौन से हैं, समर के कौन से हैं। तो अलग-अलग वैरायटी अलग-अलग सीज़न में लगती है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, वैरायटी वाइज़ भी फैक्टर होते हैं कि किसान लेवल पे भी और जो आपका अर्बन जो सोशल एस्पेक्ट वाला इंसान है, उसके लिए भी एक स्कोप है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके और अच्छी चीज़ वो कर सके। हम बात करें तो अभी आपने इस प्रोफेशन में आपने किस तरीके से अपनी पहचान बनाई, और हम अपने नवोदय के बारे में बात करें तो नवोदय का आपकी लाइफ में इस प्रोफेशन में क्या योगदान रहा? नवोदय ने मेरे को सिखाया डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और लीडरशिप। जो मैंने ये फ़ील्ड चुनी, मैंने बताया भी मैं मेडिकल, नॉन मेडिकल प्लस 2 में दोनों थी, तो फिर भी मैंने एग्रीकल्चर को चुना क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था और एक अलग फ़ील्ड थी, हट के फ़ील्ड थी। तो मैं फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, इस तरह भी मेरा रुझान था। तो अब मैं जो प्रॉब्लम में हमारे बुज़ुर्ग फेस करते थे, तो अब जो ग्रुप बने हुए फार्मर लेवल के, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गाइड करते हैं, जो भी उनके सवाल-जवाब होते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनकी हेल्प होती है। ये फार्मर लेवल पे कम से कम 150 से ज़्यादा एकड़ेज में
मैं बाग डेवलप करवा चुका हूँ, जैसे अमरूद के है, सिट्रस के है, आम के हैं, ठीक है जी। तो वो एक बेनिफिट है और आज उनसे बिज़नेस हो रहा है उन फार्मरों का। उनकी आमदनी होनी शुरू हो गई है। ये पिछले 5-6 साल से मैं डाटा बता रहा हूँ। ये तो फार्मर लेवल की बात हो गई। दूसरी बात होगी कि आपकी अर्बनाइज़ेशन में जैसे लैंडस्केपिंग है, हॉर्टिकल्चर में जितना भी है, फ्लोरिकल्चर में है, जो आपका बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव से काम करना चाहता है, जैसे फ्लावर्स का काम करना चाहता है, गेंदे का काम करना चाहता है, उसी प्रोस्पेक्टिव में वो बिज़नेस को अपना के, एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी अपना के, एक ही साल में 3 फसल गेंदे की ले सकता है। या फिर 2 गेंदे की फसल ले, 1 ग्लैडुलस की फसल ले। तो ऐसे-ऐसे कांसेप्ट है जो ट्रेडिशनल है, बट आपको बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव में लेने पड़ेंगे और आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ये फार्मर को बताते हैं, जो फार्मर इसको सोच नहीं सकते। वो फार्मर एक बार बता दिया तो उसका बेनिफिट उठाते हैं और बहुत अच्छी पैदावार ले भी रहे हैं। तो इस हिसाब से जो नवोदय का ये जो रहा ना जज़्बा सोशल एस्पेक्ट का, लीडरशिप का, वो आज भी है। उसी की बदौलत हम वो काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और प्रोफ़ेशनलिज़्म में जैसे मैंने बताया कि मैं बीइंग ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जो एनर्जी लेवल है, उसी एनर्जी लेवल से मैं काम करता हूँ, जितनी एनर्जी लेवल से स्टूडेंट में लेवल पे हम पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे। यही जज़्बा नवोदय सिखाता है, उसी जज़्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में ना एक स्टार्टअप कल्चर बिल्डअप हो रहा है, इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। तो अभी नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं। यंग जनरेशन है वो अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम टेंड कर रही है देन टुवर्ड्स स्टार्टअप। तो हम इस फील्ड में हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप। पहले क्या था, पहले ये था भी हम स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब हमारा टारगेट होता था। अब वो टाइम नहीं रहा। अब ग्लोबलाइज़ेशन में एग्री बिज़नेस एक टर्म आ गई है। पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता था, एकड़ेज वही है, स्थान वही है, लेकिन हमारा तरीका बदल गया है। और तरीका क्या बदल गया है? बिज़नेस स्ट्रैटेजी आ गई है। जो यंग जनरेशन ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बिज़नेस करना चाहते हैं, अपार संभावनाएँ हैं। जैसे कि नर्सरी मैनेजमेंट करो आप, ठीक है? आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हो, आपकी पॉली हाउस मैनेजमेंट हो सकती है, नेट हाउसिंग है। वेजिटेबल ग्रोइंग में आप जा सकते हो। यानी कि आपके पास अब ये सोचने का टाइम नहीं है, अभी मैं क्या करूँ? आपके पास स्कोप की भरमार है, बशर्ते आप डेडिकेशन हो आपके अंदर, आप उसमें मालिक भी आप हो, लेबर भी आप हो, मैनेजर भी आप हो। आज ज़रूरत है ओनर को मैनेजर बन के काम करने की, काम लेबर ने करना है। लेकिन आप मैनेजर बन गए तो आप काम करवाओगे भी, आप काम करोगे भी, ओनर भी बनोगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक ओनर होने के साथ-साथ एक गुड मैनेजर बन जाओ, तो आपका बिज़नेस दौड़ेगा। तो इसलिए आज के सिनेरियो में हमने एग्री बिज़नेस में मैनेजर बन के काम करने की ज़रूरत है। और आपके पास वर्मी कंपोस्ट का मैंने जैसे दिया, आप फ्लोरिकल्चर का आप ले सकते हो। आप जितना भी है ये रॉ मटेरियल आपके पास कमी है नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का एग्जांपल दूँ तो आपको काऊ डंग चाहिए, कितना मिल जाएगा? बहुत सारा। हम तो लोग किफ़ायती उसमें मिल जाता है। लोगों के पास जो अर्बनाइज़ेशन हो गया है, कितनी भी नर्सरियाँ हैं, उनमें संभावनाएँ व्यक्त कर सकते हो। ऑर्चर्ड में जितने भी हिमाचल हो गया, जहाँ पे बागवानी होती है, वो आपके एफवाईएम डालते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। और अब वर्मी कंपोस्ट आ गया है, उसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत स्कोप होता है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इतनी। कोई भी आदमी शुरू में कम से कम 20-25 लाख कोई पैसा होगा तब कोई बिज़नेस डेवलप करता है। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आप थोड़ी अमाउंट में भी शुरुआत कर सकते हो। एक एग्जांपल दूँगा मैं फ्लोरिकल्चर का, एक एग्जांपल दूँगा मैं वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट का 5-6 लाख से आप काम शुरू कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट ओके। जो वर्म्स होते हैं, उसे हुँ। बाय प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव देखो आप, आपने 2 महीने वर्मी कंपोस्ट में वो जो वर्म्स यूज़ करते हैं हम, वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं। उसको हम फिर छलनी में डाल के पानी डालते रहते हैं, वर्मी वाश निकलता है। गोल्डन टाइप का एक लिक्विड होता है। वो रामबाण है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो रामबाण है काम करता है पेस्टिसाइड के लिए भी काम करता है। ग्रोथ अच्छी होगी तो पेस्टिसाइड का यूज़ वैसे ही कम करना पड़ेगा। तो यानी कि आपने वहाँ पे वर्म्स को भी यूज़ किया, आपने जब तक उनको
आप कंपोस्ट बनाया, उस कंपोस्ट को भी यूज़ किया। वर्म मतलब केंचुए? केंचुआ। ओके। आज मार्केट में केंचुआ खाद की बहुत डिमांड है। आप यानी कि नॉर्मल ₹5 ₹6 से आपकी सेल शुरू हो जाती है, ₹10 तक जाती है केजी के हिसाब से। वर्मी तो कंपोस्ट की? वर्मी कंपोस्ट की आप अपने हिसाब से पैकिंग कर सकते हो। भी आप प्लेन करो, छोटी करो, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी। 10 किलो की कर दो, 50 किलो की कर दो, और ये बल्क में भी जाता है। ट्रक में लोड किया, कहीं आपको बल्क में रिक्वायरमेंट है, वहाँ जाके भी दे सकते हो। तो स्कोप के हिसाब से कमी नहीं है। ये ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। खुद मैनेजर बन के, खुद ओनर बन के आपको बिज़नेस को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम लेते हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट का एक प्लांट स्टार्ट किया गाँव में, तो मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया। अभी मार्केट प्लेस मेरे को चाहिए, तो मैं मार्केट प्लेस के लिए कैसे रीच आउट करूँगा? देखो, आज है ना आईटी का ज़माना है। हमने अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका बिज़नेस दूर है या शहर के पास है। अब वो ख़त्म हो चुका है। अब ऑनलाइन आपके जितने भी फ़ेसबुक होगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, ऑनलाइन गूगल पे होगी, बहुत सी साइटें हैं जिस पे आप रजिस्टर करवा के आपकी एंट्री करवा सकते हो। सिर्फ़ आपको रीच आउट क्या करना है, लोकेलिटी में पहले आप जाइए। लोकेलिटी में जितने भी आपके नर्सरी है, छोटी-मोटी नर्सरी अवेलेबल होती है, वहाँ पे इसकी डिमांड क्रिएट करिए, क्योंकि वो बाहर से मँगाते हैं। एक होते हैं कमीशन एजेंट टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं, वो आप खुद नहीं करते। वो फार्मर से लेते हैं जो प्रोड्यूस करता है, और कहीं और जहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ अपना मार्जिन रख के वो सेल आउट करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है कि आप किसी भी जो मीडियोकर है आपके ट्रेडर्स उनके थ्रू भी सेल आउट कर सकते हो, इनिशियल स्टेज पे। अदरवाइज़ आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आपको इतनी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, ऐसी-ऐसी साइटें हैं, एग्री बाज़ार टाइप की, उस पे अपना प्रोडक्ट डालिए, आपकी डिमांड ऑनलाइन भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं, आपने आईटी का सहारा तो लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप डेवलप कर लोगे, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने बस सस्टेन करनी है अपनी क्वालिटी और अपनी कंसिस्टेंसी, जो आपकी डिलीवरी टाइम है। यदि किसी ने आपसे बोल दिया कि मेरे को कल 100 कट्टे चाहिए, तो आपने 100 कट्टे देने हैं एनी हाउ। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रूटीन में 80-90% फार्मर लेवल पे क्या होती है, ये मैनेजमेंट नहीं होती। फेलियर क्यों होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाते। किसी ऑर्डर के लिए उन्होंने कमिटमेंट कर दिया और कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कोई भी बिज़नेस हो, हाँ, कमिटमेंट फुल होना चाहिए, हाँ। क्योंकि कस्टमर चाहिए मेरी डिलीवरी आज है तो पैसे लो आज दे दो, वो चाहिए। पैसा मिल रहा है आपको, अब तो उधार वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो पैसे ऑनलाइन पेमेंट है आपकी, कैश पेमेंट है। अब इसलिए संभावनाएँ अपने आस-पास ढूँढो, फिर आप उसके आपके तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ढूँढो, उसके बाद फिर आप आपने ऑनलाइन ढूँढो, गूगल करो, आपने बहुत से ऐसे ट्रेडर्स मिल जाएँगे जो आपके वहाँ से उठाना भी शुरू कर देंगे। अपना मार्जिन फिक्स रखो, क्वालिटी मेंटेन करो, ये सूत्र है इसके। आपने बताया कि आप किसानों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को कंसल्ट भी करते हो। तो आप बेसिकली कंसल्टेंस में आप क्या जानकारी देते हैं लोगों को? जानकारी रिलेटेड टू, जैसे कोई लैंडस्केपिंग का है, मान लीजिए फार्म हाउस वाला है, वो क्या करता है, बिग फार्म हाउस है जिसमें 10-20 एकड़ है। कुछ एग्रो फ़ॉरेस्ट्री लगाता है कि मैंने है ना पॉपुलर लगाना है, मैंने कोई यूकेलिप्टस लगाना है, कुछ मैंने बाग लगाना है, या फिर मैंने वेजिटेबल करनी है, या मैंने पॉली हाउस करना है। उसके कंसेप्ट समझते हैं भी आप किस पर्पज़ के लिए आप फार्म हाउस डेवलप करना चाहते हैं। कुछ फार्म हाउसेज़ ऐसे होते हैं जो बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव क्या होता है उनका, कि मैंने यहाँ पार्टी करनी है, मैंने कॉमर्शियल यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने इवेंट मैनेजमेंट करना है। उसी हिसाब से उसको गाइड करते हैं, और गाइड करने का तरीका ये होता है कि हम जो वहाँ के वर्कर हैं, उनको एक फ़िक्स करते हैं मीटिंग, चाहे वो फ़ोर्टनाइटली हो या फिर वो मंथली हो, जैसे ओनर चाहता है। उसी डेट में, फ़िक्स डेट में उनके मिलके उनको उसी हिसाब से टेक्निकल गाइडलाइन देते हैं भी क्या इनपुट्स डालने हैं आपको, किस टाइम आपने ये एक्टिविटी करनी है, और किस टाइम टाइम पानी देने का सही तरीका क्या है, ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा सिस्टम है, बहुत है मिस्ट सिस्टम है, बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्टिव है जिसको बताना होता है, वो टेक्निकली टाइम टू टाइम उनको मैनेज करना होता है, इसीलिए वो कंसल्टेंट नियुक्त करते हैं।
अब किसानों के लिए आप क्या बताते हैं, किसानों मतलब को किसान जैसे मैंने पहले भी कंसल्टेंसी ये में? कवर किया है एक पॉइंट में भी, किसानों को जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी फ़ोन से आते हैं, उनकी कोई समस्याएँ हो, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़ से रिलेटेड है, या फिर उनकी मार्केटिंग का सिस्टम है, कोई जानकार है कि भी मान लिया मैंने ये आपको हनी सेल करना है, जैसे कि हनी अब दिवाली आएगी, दिवाली पे लोग मिठाई देते हैं। मैं अपने फार्मर को कहता हूँ आप हनी की पैकिंग करो, 20-25 रुपए की आपकी जूट की पैकिंग करो, उसमें फिक्स करो, उसमें बंद करो, 1 किलो की पैकिंग करो आप। आप इसमें दिवाली के टाइम में आप गिफ्ट हैम्पर बेचो, और वो बेचते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी कमाते हैं। ये उनको कांसेप्ट भी समझ में आता है। भई हम 700-800 रुपए किलो की दवाई लेके हम 400 रुपए का एक हनी का ऑर्गेनिक है जो, हनी का पैकेट नहीं खरीद सकते? क्या अपने रिलेटिव को नहीं दे सकते? क्या नियर एंड डियर को नहीं देते? मैं पिछले 6 साल से दिवाली वाले दिन मेरे नियर एंड डियर को 1 किलो की पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग देता हूँ हनी की, और जिस किसान से लेता हूँ, उसकी अर्निंग भी होती है, और ताउम्र वो धन्यवादी रहता है कि मेरी एक मार्केट डेवलप हो रही है। ये ऐसे सिस्टम है, ऐसे माध्यम है, जिससे फार्मर को आप डायरेक्ट हेल्प कर सकते हो, और वो हम करते हैं। जैसे अभी हरित क्रांति हुई थी, तब प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे पास इतना देश आज़ादी हुआ था। उसमें क्या था कि हमारे पास तब खाने-पीने की चीज़ों की कमी थी, तो हमें एनी हाउ हमें प्रोडक्शन करना था, तो हम अपनी जनता है जो हमारी पॉपुलेशन है उसका फीडिंग कर पाएँ। तो हरित क्रांति वाला कॉन्सेप्ट आया, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह-वगैरह बहुत सारे यूज़ किए। फर्दर आके उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी पता था उन्हें। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी नीड ये थी कि हम अपनी जनता को फीडिंग करें। अभी पेस्टिसाइड का बहुत सारे हार्मफुल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अभी प्रेज़ेंट में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं हेल्थ वाइज़, और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे को क्वांटिटी की ज़रूरत थी, और आज के सिनेरियो में जितनी भी पॉपुलेशन है उसको क्वालिटी की ज़रूरत है। क्वांटिटी और क्वालिटी ये बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए क्वांटिटी बगैर काम नहीं चलता। लेकिन इसके साथ-साथ में आज ज़रूरत आन पड़ी है, हम क्वालिटी प्रोड्यूस करें, और क्वालिटी प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम ऑर्गेनिक एस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक एक टर्म ये है कि नॉर्मल टर्म में बता रहा हूँ कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का कम करके आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अपने खेत में वो डालो, अपनी प्रोड्यूस में वो डालो, अपनी क्रॉप में वो डालो, ताकि आपका कंटामिनेशन ऑफ वाटर का, सोइल का कम हो, और उसका असर ह्यूमन बॉडी पे कम से कम पड़े। आजकल देख रहे हो कितने कैंसरों की भरमार पड़ी है, फलाना कैंसर, धिकड़ा, दफाना, कैंसर ही कैंसर की। ये क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हमारी ये पेस्टिसाइड का यूज़ एक्सेस होने का भी एक कारण है। पंजाब से लेके आप देखो कि नॉर्थ इंडिया तक जितने भी स्टेट हैं आपके, वहाँ पे कैंसर से पीड़ित लोगों की भरमार है, और उनका जब अवलोकन किया जाता है, ये पाया जाता है कि इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये असर हो रहा है, और जगह-जगह कैंसर बॉडी में पैदा हो रहे हैं। तो एक हमारा सोशल एस्पेक्ट ये बनता है कि हम कम से कम इसकी शुरुआत अभी से करें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो एकदम जो क्वांटिटी हमने बढ़ाई है, जगह तो उतनी ही है, हमने पेट भी भरना है, लेकिन धीरे-धीरे हम किसी के 5 एकड़ है तो 1 एकड़ से शुरू कर सकते हैं, 10 एकड़ है तो 2 एकड़ से शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे हम उस प्रोड्यूस में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें। जैसे एफवाईएम, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, फर्टिलाइज़र को बिल्कुल बंद कर दो। जैसे वर्मी वाश का मैंने एग्जांपल दिया है, प्लांट ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने बताया अभी वर्मी कंपोस्ट है, जो वर्म्स के द्वारा पैदा होता है, केंचुआ खाद, उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो भी एकदम खत्म नहीं होगा। जो ज़हर ज़मीन में और पानी में है, उसको भी ओवरकम करने के लिए कम से कम 3 ईयर पैटर्न चाहिए। मतलब 6 क्रॉप का रिक्लेम करना है हमें, रिसाइकिल करना है। उसमें कम से कम 6 क्रॉपिंग पैटर्न में हमने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना, कोई वीडिसाइड यूज़ नहीं करना।
तब जाके कुछ असर उसका कम होगा, वो भी 100% ऑर्गेनिक नहीं होगा। बस होगा क्या, इंसेक्ट फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री, पेस्टिसाइड फ्री और फर्टिलाइजर फ्री। हालांकि प्रोडक्शन कम होगी, नो डाउट, लेकिन हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम अपने लिए तो कोई यूज शुरुआत कर सकते हैं। और पहले भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे बाप दादा थे, वो एक पैच ऐसा रखते थे, उसमें कुछ भी नहीं डालते थे, ना फर्टिलाइजर डालते थे, सिर्फ देसी खाद डालते थे। जैसे 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, वो ऐसा गेहूं कर लिया आपने, वो घर के यूज के लिए रखते थे, क्योंकि उनको इसका महत्वता का पता था कि इसमें खतरनाक वो चीजें, पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, जो बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए वो पहले भी ट्रेंड था ये, लेकिन अब रिक्वायरमेंट हो गई है। पहले रूटीन में करते थे, अब हमने ये हमारी एक जरूरत बन गई है कि हम इसको ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। और ऑर्गेनिक टर्म को यूज करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, लेकिन शुरुआत हम करके इसको भी अचीव कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल नहीं है। और शुरुआत यही है आपकी ऑर्गेनिक की। आप डोमेस्टिक मार्केट में लीजिए या आपकी इंटरनेशनल मार्केट लीजिए, तो दोनों जगह ऑर्गेनिक की डिमांड में कोई कमी नहीं है। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं इसमें। नाम अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में डेवलप करता हूँ और मैं सेल करता हूँ, तो अच्छा लगता है, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वैल्यूएशन का है, कुछ मानक है, इंटरनेशनल मानक है, कुछ अपने नेशनल मानक है, उन पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप उन पे खरा नहीं उतरोगे, जब तक उनका कंटामिनेशन आता रहेगा, किसी भी इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड का, या पानी में या प्रोड्यूस में, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है मानकों को फॉलो करके, भले ही टाइम लगे, 3-4 साल लगे, हमने इसको अडेप्ट कर लेना चाहिए मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ। स्कोप में कोई कमी नहीं है। सो व्हाट इज द मीन और ये FYI? पाम यार्ड मैन्योर, ओके। जो अपना देसी खाद होता है ना, गोबर खाद, तो उसको हम क्या करते हैं, गांव में आपने देखा होगा पुराने टाइम में, अब तो बहुत चेंज हो चुका है। हम जो काऊ डंग होता था, भैंसे गोबर करती थी, गायें गोबर करती थी, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, गड्ढा खोद के, और उसको सड़ने के लिए रख देते हैं। ऊपर जैसे बारिश होती है, धूप पड़ती है, विदिन 1 ईयर वो एक उसमें चेंज हो जाता है, वो बिना फोड़ा बन जाता है और एक खाद का रूप धारण कर लेता है। जैसे इसी का एक रूप है वर्मी कंपोस्ट। वो वर्म छोड़ देते, केंचुए छोड़ देते, केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं, वो उसको खाते हैं और एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो खाद का रूप ले लेते हैं। ये दोनों टर्म देसी उसके रूप में यूज करते हैं। मान लीजिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और उससे हम कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए मार्केट प्लेस हमें कहाँ से मिल सकती है, और मार्केट प्लेस के लिए हम कहाँ से रीच आउट कर सकते हैं? देखो, मार्केट प्लेस शुरुआती तौर में आपको आपके आसपास ही ढूंढना पड़ेगा। देखो, ऐसी ऐसी लोग हैं जो देसी खाना पसंद करते हैं, वो भी आपके आसपास ही है। उनको जब ये पता लगेगा कि एक आदमी ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें खाद नहीं डाल रखा और इसका विश्वास है, इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रखी, तो वो धीरे धीरे उसे लेना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया गेहूं का, इसी प्रकार आपके पास मार्केट होती है हर लेवल पे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम जहाँ बेचते हैं, मार्केटिंग बोर्ड की, तो मंडियाँ होती हैं, वहाँ पे भी ट्रेडर बैठे होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक के भी, उनके भी एक्सपोर्ट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। वहाँ पे भी लोग आपको मिल जाएंगे, वो जो कहेंगे भी मैं 2 एकड़ की आपकी बिना खाद खाद के, बिना दवाई के वाली फसल में ले लूंगा, तो वो भी एक साधन है वहाँ पे लोकल में बेचने के लिए। अदरवाइज यदि मार्केट सिनेरियो देखो, तो यानी आपके ग्लोबलाइजेशन में, आप इंटरनेट आपका है, आजकल सारा लेना पड़ेगा, ट्रेडर्स बहुत है। दिल्ली में, एनसीआर में बहुत ट्रेडर्स है जो इस पे काम कर रहे हैं, जो आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो लोकल मार्केट में भी बेचते हैं, दूसरे स्टेट में भी बेचते हैं, जो इंसेक्ट फ्री जो प्रोड्यूस होता है। तो स्कोप है, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। हम करेंगे तो मार्केट प्लेस हमें मिलेगा, और मार्केट प्लेस अभी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हाँ। अभी तो कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक के नाम पे। जो लिख रहे हैं अभी तो कुछ नहीं, नथिंग, एक छोटा सा अंश है उसका। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट है, बिग मार्केट। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने हैं, सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां जो होती हैं मार्केट में, मतलब जिनकी परचेजिंग पावर उस लेवल की है, वो लोग अभी से उसकी तरफ टेंड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद
मार्केट प्लेस की फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी? तो अब भी मार्केट प्लेस के लिए फॉरेन की तरफ भी हम देख सकते हैं। देख सकते हैं, और बहुत ही स्कोप है फ़ॉरेन में। और फ़ॉरेन में तो इवन ऑर्गेनिक के अलग से आपके लाइसेंस भी देने शुरू कर दिए फार्मर लेवल पे। बट अपने जो इंडियन पॉलिसी है और फ़ॉरेन पॉलिसी है, उनमें बहुत डिफ़रेंस है। हमारे को कुछ मानक पूरे करने पड़ते हैं ऑर्गेनिक के लिए। उन मानक को पहुँचने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, रोटेशनल जो 3-4 साल लग जाते हैं एक क्रॉप को। जो टाइम बार है, वो भी पूरा करना पड़ता है। फिर वो जो बीआईएस मानक है, जो एक्सपोर्ट मानक है, उनके पे भी खरा उतरना बहुत ज़रूरी है, और फार्मर को इसमें टाइम लगेगा। इसलिए इन हाउस, इन कंट्री अपने पे बहुत स्कोप है आज के टाइम। एक्सपोर्ट में हमें टाइम लगेगा, अभी हम दूसरे कंट्रियों में इसका ऑर्गेनिक का स्कोप निजात करें और वहाँ सप्लाई करें, उसमें भी टाइम लगेगा। कोई 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इसमें आप स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर में इसमें स्कोप है, आप एज ए बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो? अब देखो, एक तो एग्जाम्पल आपके पीछे लगा है, ये पपीता है, सारा ऑर्गेनिक है। ये सारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र नहीं है। इसके 2 तरह से कच्चा भी यूज़ हो सकता है, पकाऊ में भी यूज़ हो सकता है। इसमें पपेन निकलता है, एक वो होता है इसका। तो बहुत ही वो कच्चा बिकता है, रबड़ की तरह। तो इसका बहुत स्कोप है। दूसरा, दालों में, जो दाल हमारी है ना, जो हमने व्हीट, पैडी, कॉटन पे कल्टीवेशन में रोटेशनल उस पे लाके खड़ा कर दिया। अब धीरे-धीरे हमें डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। डाइवर्सिफ़िकेशन क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। भी हमने तिलहन फसलों पे भी जाना पड़ेगा, और ऑयल सीड जो फसलें हैं, उन पे भी जाना पड़ेगा। तो उनके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इंडिया में भी मार्केट में, लोकल जो इंडियन मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो हमें मार्केट प्लेस तो हमें पहले अपने आसपास ही ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस हो रही है और लोगों को भी खुद चाहते हैं कि वो इतनी सारी जो बीमारियाँ हो रही हैं, सबसे डेंजरस बीमारी कैंसर। पहले हमारे समय में जब मैं छोटा था तब कि सुनते थे कि कैंसर एक बीमारी है, मतलब ऐसे नहीं होता था कि आप कोई केस सुन रहे हो आसपास। लेकिन आज के समय में आप हर तीसरे दिन किसी न किसी का केस सुनते होगे, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकता है, लोगों में उसके लिए अवेयरनेस बढ़ी है कि क्या रूट कॉज़ क्या है? तो उसमें से सबसे ज़्यादा रूट कॉज़ यही निकल के आ रही है कि इतने सारे जो हम फूड आइटम खा रहे हैं, पैकेजिंग फूड, प्रोसेस्ड फूड, उसके अलावा जो भी हम नॉर्मली भी जो गाँव में खा रहे हैं, उसमें भी तो हम पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, इतने सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों में उसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयरनेस बढ़ी है कि हमें खाएँ। जैसे गाँव में भी लोग, जैसे आपने बताया, दोबारा से लोग उसी अप्रोच पे आएँ कि एक कम से कम एक खेत तो, या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में जो फसल है वो अपने लिए की जाए, बिल जो केमिकल फ्री रहे। खरीद हाँ, तो वो उस चीज़ के लिए लोगों में अवेयरनेस हो रही है। तो मार्केट प्लेस तो कोई भी कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। वो हमें आस-पास मिल ही जाएगा। बिल्कुल। जैसे वर्मी कंपोस्ट आप बना रहे हो, और तो उसका नर्सरी से बिल टाई अप कर सकते हो। और उसका एग्ज़ाम्पल यही है कि नर्सरी से, लोकल नर्सरी से आप करो, जो मान लिया 200 किलोमीटर से मंगवा रहे हैं, और आप 10 किलोमीटर से उसको दे रहे हो, उसको कॉस्टिंग भी नहीं पड़ेगी, उसको मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा। उसको ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा कम हो लॉजिस्टिक का जाएगा। है। दूसरा, लॉजिस्टिक का ही एक फंडा है। जितनी दूर से आपका ट्रांसपोर्ट करोगे, चाहे वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, या आपका सीरियल क्रॉप्स हो, उतना ही आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। और कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? कस्टमर से लेता है। घर से तो कोई ट्रेडर देता नहीं है। उसमें वैल्यू ऐड कर देता है। भी मेरे लिए इतना ट्रांसपोर्टेशन है इसका, तो इसलिए प्रोड्यूस महँगा पड़ता है। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट यदि लोकल में बेचोगे, आपको एक भले ही 10 पैसे सस्ता बेचना पड़े, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम होगा, ट्रेडर को भी कम पड़ेगा, और वो आगे ₹1 कम पड़ा तो हो सके मार्केट में भी ₹1 कम बेचे। तो फ़ायदा तो सभी का है। लोकल इंडस्ट्री डेवलप करने में, चाहे वो एग्री बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे अदर इंडस्ट्री हो, जितनी लोकल में बेनिफिशियल होती है, आम आदमी को बेनिफिट होता है, दूर वाले में उतनी कॉस्टली पड़ती है, वो इतनी विज़िबल रहती नहीं, फिज़िबिलिटी कम रहती है। थैंक यू भैया, आपने बहुत सारी बातें बताई जो बहुत सारे लोगों को बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, और मैं समझता हूँ कि जो आज बात हुई है, ये आम आदमी के लिए और नवोदय के लिए एक अच्छी टॉक्स के रूप में जानी जाएगी, और इससे उनको फ़ायदा होगा। मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। धन्यवाद। हाय, आई एम राज सत्यन।
I love to know about your view for this episode. Please like, share and subscribe this channel, Navodaya Talks, and connect with us for a future episodes as well. Thank you.